नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हमने प्रेम्बल पढ़ लिया है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है और संविधान से जुड़ी और भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। लेकिन हमने अब तक शुरू नहीं किए हैं आर्टिकल। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं, वो शुरू करने वाले हैं हम आर्टिकल यानी अनुच्छेद। और अनुच्छेद किससे शुरू होंगे? अनुच्छेद शुरू होंगे आर्टिकल 1 से। किससे? अनुच्छेद 1 से शुरू होंगे और ऐसे करके हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास से कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड बने भले ही, लेकिन बन जाता है। हम अनुच्छेद पढ़ने से पहले और भी चीजें जानेंगे, जैसे पार्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कितने पार्ट है टोटल। तो टोटल जो पार्ट है भारतीय संविधान में वो थे 22, लेकिन वर्तमान में 25 पार्ट है। ओरिजिनली कितने थे? 22 पार्ट्स थे। लेकिन हमको जानना इन्हीं के ही बारे में है, ये जानेंगे। फिर हम आज की क्लास में शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, शेड्यूल यानी अनुसूची के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 4, जो कि यूनियन एंड टेरिटरी में आता है। इससे पहले हमने प्रेम्बल तक खत्म कर लिया था, यानी प्रस्तावना तक मैं पढ़ा चुका हूं। तो आज की वीडियो को करते हैं हम शुरू। तो शुरू करते हैं हम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के भाग से। संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया। जैसा मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। कितने? 22 भागों में। इन 22 भागों में फिर ये जो भाग है, इनके अंदर आर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? अनुच्छेद होते हैं। तो ये 22 भाग क्या क्या है, और थोड़ा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे पार्ट 1 में हम पढ़ते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी जो संविधान का पहला भाग है, ये पहला भाग है जो संविधान का, इसमें क्या है? इसमें है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यानी ये बताया गया है शुरुआत किससे होती है। शुरुआत किसी भी देश के बारे में हम चर्चा करें तो हम ये जानेंगे ना कि उसका क्षेत्र कितना है, फिर उसके नागरिकों की बात करेंगे, फिर सिटीजनशिप की बात करेंगे, और जो भी चीजें हैं जो उस देश के नागरिकों को मिलने चाहिए, व्यवस्थाएं हैं, उसकी बात करेंगे। उससे पहले हम किसकी बात करते हैं? उससे पहले हम बात करते हैं क्षेत्र की। पहले भाग में हम बात किसकी कर रहे हैं? पहले भाग में हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। उसके बाद आता है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यानी नागरिकता। नागरिकता कैसे मिली, क्या हुआ था उस समय में जब संविधान बना था, उस समय जब नागरिकता मिली थी लोगों को, जन्म के आधार पे मिली, या कुछ लोग पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान से वापस लौटकर भारत आए। जो एनआरआईज हैं या ओवरसीज जो बाहर रहते हैं, समुद्र पार रहते हैं, उनको नागरिकता कैसे मिलती है, नागरिकता कैसे जाती है, इन सब के बारे में हम कौन से पार्ट में पढ़ते हैं? तो वो पढ़ते हैं पार्ट सेकंड में, जिसमें नागरिकता, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक हम पढ़ते हैं। कौन से आर्टिकल तक? आर्टिकल 5 से लेकर 11। तीसरा है पार्ट थर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार क्या, मोस्टली हर एग्जाम में पार्ट थर्ड के बारे में पूछा जाता है। इस पार्ट थर्ड को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा एक चार्टर था जो किंग जॉन ने 1215 में लागू किया था, और उस चार्टर के तहत जो इंग्लैंड है उसकी जनता को पहली बार फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार मिले थे। इसलिए जो भारत का संविधान है उसका पार्ट थर्ड, उसे क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा बोला जाता है, क्योंकि इसमें किसके बारे में जिक्र है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। और ये आर्टिकल कौन से लेकर कौन से? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35। पार्ट 4। पार्ट 4 में आते हैं आपके डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी हमारी सरकार को वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए काम करना चाहिए। उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो किस में आते हैं? आपके डीपीएसपी में, जिसमें आपकी लिबरल कॉन्सेप्ट आते हैं, गांधीनियन कॉन्सेप्ट आती हैं, वो सब उसी के अंदर है। और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से? तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51, यानी 36 से लेकर 51 तक जितने आर्टिकल हैं वो किस में आते हैं? डीपीएसपी में आते हैं। और वो कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 में। अगला है पार्ट 4A। ये पहले पार्ट नहीं था,
इसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को। इंदिरा गांधी जी ने रिकमेंड की थी कि हमारे जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। तो जो कमेटी थी उस समय की, उस कमेटी ने टोटल 8 रिकमेंड की थी, क्या? मौलिक कर्तव्य। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि ये 8 नहीं 10 होने चाहिए। उस समय की सरकार ने ये कहा कि 8 की जगह मौलिक कर्तव्य कितने? 10। ठीक है, आज कितने वो मुझको बताइएगा। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है प्रेजेंट में? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें? पार्ट 4A में। पार्ट 5 में क्या है? पार्ट 5 में है द यूनियन, यानी संघ। अब इसमें आपके राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति आएंगे, अटॉर्नी जनरल। इसमें आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम आएगा, फिर कैसे कैसे वो चलता है। इस सब की जानकारी कौन से पार्ट में है? तो ये पार्ट 5th में, यानी पूरा यूनियन जो संघ है उसके बारे में कौन से पार्ट में बताया गया है? तो बताया गया है पार्ट 5 में, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 में। तो जितनी भी आपकी एक तरीके से कह लो सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र पार्ट 5 में दिया है, तो पार्ट 6 में किसका दिया होगा? तो पार्ट 6 में आपका स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर हम कहें कि राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। और उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन से है? तो आर्टिकल 152 से लेकर 237। अच्छा, ये जानना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? कई बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि वो सीधे सीधे बताता है कि वो किस पार्ट में से हो सकता है। अब मान लो आपसे वो चर्चा कर रहा है कि मैं कहूं राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहा है, लेकिन ऑप्शन कुछ ऐसे हैं कि वो जो आर्टिकल दिए हुए हैं वो आर्टिकल इस कैटेगरी से दिए हुए हैं और इस कैटेगरी से दिए हुए हैं, और एक ही ऑप्शन है जिसमें यहां का आर्टिकल दिया होगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाएंगे अगर आपको पता है कि किस भाग में किसके बारे में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। सॉरी, अगला पार्ट है पार्ट 7। पार्ट 7 के अंदर ये स्टेट और इन पार्ट बी के अंदर जितने राज्य थे, जैसा कि आप सब जानते हो, इनिशियली जो देश है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया था। भाग 1, 2, 3, 4, या फिर एक कह लें हम ABCD। ठीक है, तो ये जो पार्ट 7 है इसमें आपका पार्ट बी था, वो राज्य जो पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी वाले जो राज्य होते थे, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, वो इसमें आते थे, लेकिन इसको बाद में निरस्त कर दिया, रिपील कर दिया, यानी ये वाला पार्ट अब नहीं है। जैसे कुछ पार्ट ऐड किए गए हैं वैसे कुछ पार्ट निकाले भी गए थे। तो इसमें जो आर्टिकल था वो था 238, लेकिन अब ये हिस्सा नहीं है। अब पार्ट 8 में क्या है? पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज है। मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, देखो इंपॉर्टेंट पार्ट 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ ए 5 तक इंपॉर्टेंट है। बाकी आप हल्का हल्का इनके बारे में जान सकते हैं, सबको आपको रटने की जरूरत है नहीं। तो ऐसे ही पार्ट जो 8 है उसमें यूनियन टेरिटरीज है, यानी संघ राज्य क्षेत्र। उसमें उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो 239 से लेके 242 तक। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नौवा जो पार्ट है, नौवा भाग है, उसमें है आपकी पंचायत। पंचायत सिस्टम जो है वो कौन से भाग में है? वो है पार्ट 9 में। और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से? आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक, क्लॉज ओ तक जितने भी आर्टिकल हैं वो आपके पंचायत के आर्टिकल हैं। उससे अगला पार्ट, दो अलग पार्ट और बनाए गए। पार्ट 4th A जोड़ा गया, और पार्ट सॉरी 4th A नहीं, ये 9th A और 9th B जोड़े गए। 9th A के अंदर थी म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाएं थी, और 9th B के अंदर थी कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियां। जो नगर पालिकाएं थी वो 243P से लेकर 243ZG तक थी, और जो सहकारी समितियां हैं ये 243ZH से लेकर ZT तक थी। तो ये सारे आर्टिकल, ये सारे जो भाग है, ये जो 9th B तक है उसके बारे में मैंने बता दिया। आपको इंपॉर्टेंट बताया कि 9A, ये 9B भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भाग है। अब आगे और भाग पे हम चर्चा कर लेते हैं।
पार्ट 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है, और आपके पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल मेंस के अंदर, वो इस भाग से आया था। और इस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध के जो आर्टिकल है वो 245 से लेकर 263 तक है। कहां तक है? 245 से लेकर 263 तक। और जो इससे रिलेटेड आर्टिकल पूछा गया था वो 254 था। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको हर आर्टिकल या हर अनुच्छेद पढ़ने की जरूरत है, पर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जानते हैं। तो यहां पर डायरेक्टली इसका इन्वॉल्वमेंट तो था, पर आप अपना इंटेलिजेंस यूज करते तो आपको इसकी इतनी जरूरत नहीं थी कि आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए थी। आप वो चीज लगातार पढ़ते आ रहे हैं, इस वजह से आपको इसका आंसर करना बहुत इजी रहा होगा। जिन्होंने सीजीएल का मेंस दिया था उनको मालूम है ये बात। ठीक है, तो पार्ट 11 की बात हो गई। 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट शूट है, ये वित्त संपत्ति अनुबंध और बाद। और पार्ट 13 14 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फिर आ जाता है पार्ट 15। वैसे मैं आपको 14 में बता दूं सर्विसेज है, और 14 ए में ट्रिब्यूनल है, और इससे रिलेटेड आर्टिकल है 323 ए से लेकर 323 बी तक, यानी 323 ए से लेकर 330 बी। इंपॉर्टेंट अगला है ये वाला पार्ट 15। 15वें भाग के अंदर आपके आते हैं इलेक्शन यानी चुनाव। और ये जो चुनाव है इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं? तो आर्टिकल 324 से लेके 329 ए तक जितने भी आर्टिकल होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? वो चुनाव से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आपका 326 में अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बताया गया है कि 18 साल की उम्र का वयस्क आदमी ही वोट दे सकता है। इन सब की चर्चा किसमें की गई है? इन सब की चर्चा की गई है भाग 15 में। किसमें? भाग 15 के अंदर। फिर भाग 16 में आपके स्पेशल प्रोविजन सर्टेन क्लासेस के लिए, यानी जो आपकी माइनॉरिटीज होते हैं उनके लिए कुछ प्रावधान है, आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक। फिर उसके बाद पार्ट 17 है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन पार्ट 18 और इंपॉर्टेंट है। देखो ये हल्का इंपॉर्टेंट है, इसे भी कर लीजिएगा। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर है हल्का फुल्का, आपको याद होना चाहिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज किस में आती है? पार्ट 17 में आती है, और इससे रिलेटेड आर्टिकल है 343 से लेके 351। लेकिन जो अगला है पार्ट 18, भाग 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके जो इमरजेंसी प्रोविजन है, यानी आपातकाल के जो उपबंध है, जो प्रावधान है, वो कौन से आर्टिकल में है? वो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। और कौन से भाग में है? तो ये भाग है 18। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट पूछा गया है कि आपातकाल के प्रोविजन कौन से भाग में है, तो ये संविधान के भाग 18 में है। अगला पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, वो है पार्ट 20। पार्ट 20 के अंदर आपके आते हैं अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो अमेंडमेंट्स है, संशोधन, वो कौन से आर्टिकल के थ्रू कराए जाते हैं? तो वो है आर्टिकल 368। अगर संविधान में कोई संशोधन करना होता है, उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है आपका आर्टिकल 368। फिर ये दो बाद में और पार्ट है जिसमें टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन है, अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध कौन से आर्टिकल में? ये 21 में है। और 22 में आपके शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स, यानी संक्षिप्त नाम प्रारंभ में निरसन कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 393 से लेकर 395। यानी जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो तब लगभग कितने आर्टिकल्स थे? उस समय टोटल 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब वर्तमान में कितने? तो वर्तमान में लगभग 470 आर्टिकल है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। और अब वर्तमान में कितने भाग हैं? अभी वर्तमान में लगभग 25 भाग है। लेकिन हमको पढ़ने होते हैं सिर्फ कितने? 22 ही पढ़ने होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए कि ये तो आपको पता होने ही चाहिए कि कौन से भाग में क्या चीज है। तो मैंने आपको बताया कौन कौन सा भाग इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 3 4 और 4A 5 तक तो आपको याद हो ही जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। फिर आपका 9A 9B इंपॉर्टेंट है। फिर आपका भाग इधर तो नहीं, आपका भाग फिर 15
भाग 15 जिसमें इलेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, भाग 18 जिसमें आपात उपबंध है, और आपका भाग 20 यानी भाग 20 जिसके अंदर आपका संशोधन का अधिनियम है। ठीक है, तो ये सब थे क्या, ये सब थे पार्ट। अब आगे बात करते हैं हम अनुसूचियां की, जिसे हम कहते हैं शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल की बात करें तो शुरुआत में जब ओरिजिनली संविधान बना था तब सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8। लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो कितने शेड्यूल्स हैं टोटल वर्तमान में? 12 शेड्यूल्स हैं। हम शेड्यूल्स को कैसे याद रख सकते हैं? शेड्यूल एक तरीके से मैं आपको समझाऊं, 12 शेड्यूल इस प्रकार है कि इन 12 शेड्यूल्स के अंदर लगभग सब चीजें कवर की गई हैं। आपको बात करूं प्रस्तावना आप पढ़ते हैं तो प्रस्तावना पढ़ते समय आप लगभग पूरा संविधान पढ़ लेते हैं। उसका जो असेंस है, जो समरी है, वो प्रस्तावना में दी गई है। भाग एक तरीके से डिस्टिंक्शन है, डिवीजन है कि इस भाग में ये है, इस भाग में वो है, इस भाग में, और फिर भाग को और फिर डिटेल में पढ़ते हैं हम आर्टिकल के थ्रू। ऐसे ही जब हम संविधान को थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके जब हम एक सूची तैयार करते हैं तो ये सूचियां जो होती हैं उन्हें कहा जाता है शेड्यूल्स। और ये टोटल कितनी है? ये टोटल 12 सूचियां हैं। इसमें आपका पहला शेड्यूल यानी आपकी पहली अनुसूची, इस अनुसूची के अंदर आपको दिया हुआ है नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम। यानी हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं और कितने संघ राज्य हैं या संघ क्षेत्र हैं? तो टोटल 28 स्टेट है। और इस समय कितनी यूटीज है? तो टोटल 8 यूटीज है। 8 यूटीज का मतलब 8 आपके संघीय क्षेत्र। ये सब किस में दिया गया है? ये सब दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल यानी दूसरी अनुसूची के अंदर है सैलरीज एंड अलाउंसेस, यानी वेतन एवं भत्ते। संवैधानिक पदाधिकारी जो होते हैं, जैसे आपके प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, उन सब की सैलरी और भत्तों का जिक्र कौन से शेड्यूल में दिया गया है? तो ये आपके सेकंड शेड्यूल यानी दूसरी अनुसूची में दिया हुआ है। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, यानी आपके ओथ एंड अफर्मेशन कौन से शेड्यूल में दिया गया है? तो वो आपका थर्ड शेड्यूल, यानी जब भी राष्ट्रपति या फिर मैं कहूं सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज जो शपथ लेते हैं, उस शपथ के बारे में कौन से शेड्यूल में दिया गया है? तो वो थर्ड शेड्यूल है। आपका फोर्थ शेड्यूल में है राज्यसभा में जो अलोकेटेड सीट है, यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन से शेड्यूल में दिया गया है? तो वो फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है। आप जानेंगे ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर ये वाला जो क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, वो मैच द फॉलोइंग वाला होता है। वो जानना चाहता है कि आपको हल्की फुल्की जानकारी है कि कौन से शेड्यूल में क्या दिया गया है। फिफ्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है शेड्यूल एरिया का एंड शेड्यूल ट्राइब्स। वो अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र जहां का प्रशासन बहुत कठिन है, उसके प्रशासन के बारे में जो जिक्र दिया गया है वो कौन से शेड्यूल में है? वो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर है, यानी पांचवी अनुसूची के अंदर। सिक्स्थ, सिक्स में ट्राइबल एरियाज आते हैं जिनके एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की बात की जाती है, लेकिन वो कौन से ट्राइबल एरियाज हैं? तो वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आप देख सकते हैं ये आपकी जो सेवन सिस्टर्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वही है ये। उनमें से 4 स्टेट है। आप इसे मैमटी से भी याद रख सकते हैं, मैमटी, यानी मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसकी वजह से ये जो मैं कहूं इन क्षेत्रों का, असम का, मेघालय का, त्रिपुरा का, मिजोरम का, इन सब के प्रशासन के बारे में जिक्र कौन से शेड्यूल में दिया गया है? तो सिक्स्थ शेड्यूल यानी छठी अनुसूची में। सातवें शेड्यूल यानी सातवीं अनुसूची में यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में दिया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिविजन्स ऑफ पावर होती है हमारे देश में, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ये कैसा स्ट्रक्चर है या ये कैसा फीचर है भारत का? तो ये एक फेडरल फीचर है जिसमें हम शक्तियों का आवंटन करते हैं, और वो शक्तियां जिस तरीके से बांटी गई हैं
उस पर 3 सूचियां बनाई गई हैं, 3 लिस्ट बनाई गई हैं। ये जो 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। इसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट को कहते हैं हम संघ सूची, और स्टेट लिस्ट को हम कहते हैं राज्य सूची। क्या कहते हैं? राज्य सूची। जिस पर कानून, जिस सब्जेक्ट पर कानून संघ बनाता है, उस सारे सब्जेक्ट्स को, उन सारे विषयों को किस में रखा जाता है? आपका संघ सूची में रखा जाता है। जिन सब्जेक्ट्स या विषयों पर कानून आपका राज्य बना सकता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन खैर आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, उस पर आपका संघ भी कानून बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। तो ऐसे विषय जिन पर राज्य कानून बना सकता है, उनको किस में रखा जाता है? राज्य सूची में रखा जाता है। और समवर्ती सूची में उन सब्जेक्ट्स, उन विषयों को रखा जाता है जिन पर कानून आपका संघ भी बना सकता है और आपका राज्य भी बना सकता है। तो ये बात हो गई आपके 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची। अगली है 8वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली भी इंपॉर्टेंट थी और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 सूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपकी 8वीं अनुसूची में क्या है? आपकी 8वीं अनुसूची में है ऑफिशियल लैंग्वेज, और टोटल कितनी है? 22 लैंग्वेज है, 22 भाषाएं हैं, जिनको किस में रखा गया है? 8th शेड्यूल के अंदर रखा गया है। 9th शेड्यूल में आपका वो लॉज है, वो कानून है जो जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते हैं। जैसे आपके लैंड रिफॉर्म्स को किस में रखा गया है? ये जो लैंड रिफॉर्म्स का जो कानून था, 9th शेड्यूल में रखा गया था इंदिरा गांधी के समय में। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इसके पीछे की, फिर कभी समझेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से, इस वजह से आपको बताना नहीं चाह रहा हूं। कभी रहेगा कि कहानी सुनाने का मन होगा तो सुनाएंगे उस दिन। बस आप इतना जान लीजिए कि 9th शेड्यूल में वो कानून है जिनको प्रोटेक्शन मिली है जुडिशियल रिव्यू, जैसे लैंड रिफॉर्म्स किस में रखे गए हैं? आपके 9th शेड्यूल में। 10वां शेड्यूल में आपके रखे गए हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून। ये आपके कौन से शेड्यूल में रखे गए हैं? तो ये आपके 10th शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची में रखे गए। 11th और 12th, 11th में आपकी है पंचायत और 12th में है आपकी म्युनिसिपैलिटीज। आप जानते हैं पंचायत कौन से पार्ट में है? ये आपके 9th पार्ट में है, और 9th ए में क्या है आपकी? 9th ए में है आपकी म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत के कितने सब्जेक्ट हैं, कितने विषय हैं? तो पंचायत के टोटल 29 विषय हैं, और म्युनिसिपैलिटीज नगर पालिकाओं के आपके कितने विषय हैं? 18 विषय। यानी 11th में रखा गया पंचायत को, और 12th में रखा गया है नगर पालिकाओं को। तो ये थी 12 अनुसूचियां। अच्छा, इनको याद रखने की कोई ट्रिक, कैसे याद रख सकते हैं? तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इससे आप याद रख सकते हैं। टी से आपका टेरिटरी हो गया, ई से इमोल्यूमेंट एंड सैलरीज हो गया, ए से ओथ एंड अफर्मेशन हो गया, अफर्मेशन। आर से राज्यसभा हो गया आपका, राज्यसभा के अंदर सीट। एस से आपका शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का जो प्रशासन है वो हो गया। ओ से ओ से क्या है आप मुझे बताइए? एफ से फेडरल लिस्ट हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 7th में आपका फेडरल लिस्ट हो गया। और आपका टीयर ऑफ ओल्ड पीएम 8 यानी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया ओ से। एल लैंड रिफॉर्म हो गया 9। डी डिफेक्शन लॉ हो गया 10। पी से पंचायत, एम से म्युनिसिपैलिटीज। तो इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से हम, इस ट्रिक से हम 12 के 12 शेड्यूल्स को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई अनुसूचियां। अब आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होती है कहानी अनुच्छेद की। अब अनुच्छेद की कहानी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला टॉपिक हमने उठाया है पार्ट 1 से। किससे? पार्ट 1। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संघ और उसके क्षेत्र, जो उसके क्षेत्र हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं?
तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक किसके बारे में जिक्र दिया गया है? तो ये दिया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। समझ गए आप? अब मैं बात करूं भारतीय क्षेत्र, इसमें क्या आता है? भारतीय क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस टेरिटरी में क्या क्या आता है? टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपके स्टेट टेरिटरी आती है, स्टेट टेरिटरी यानी आपके राज्य क्षेत्र आते हैं। कौन से क्षेत्र? राज्य क्षेत्र आते हैं। आपके यूटीज आते हैं, यानी आपके संघ क्षेत्र आते हैं। कौन से क्षेत्र? संघ क्षेत्र आते हैं। साथ के साथ वो क्षेत्र आते हैं जो भारत कभी भविष्य में एक्वायर करेगा, यानी एक्वायर्ड टेरिटरी इन फ्यूचर, टेरिटरी इन फ्यूचर यानी भविष्य में अधिकृत क्षेत्र, भविष्य में अधिकृत क्षेत्र। ये आपके किस में आते हैं? तो ये आते हैं आपके भारतीय क्षेत्र के अंदर। किसमें आते हैं? भारतीय क्षेत्र। भारतीय क्षेत्र में क्या क्या है? आपके 28 राज्य है, 28 राज्य क्षेत्र है, आपके 8 संघ क्षेत्र है, और ये वो क्षेत्र है जो भविष्य में भारत एक्वायर करेगा। ये किस में आते हैं? भारतीय क्षेत्र के अंदर। अब शुरुआत करते हैं हम आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है, यानी अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 1 व्याख्या करता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। अब एक एक शब्द पे जरा गौर देना, यहां पर एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या लिखा गया है? इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत को दो नामों से बुलाया गया। यहां पे हिंदुस्तान नहीं दिया गया कहीं भी। यहां पर जो ये क्षेत्र है, ये देश का जो क्षेत्र है, उसको क्या नाम दिया गया है? एक नाम दिया गया है इंडिया और दूसरा नाम दिया गया है भारत। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता देता हूं कि जब संविधान सभा संविधान बना रही थी तो उसमें एक मत आया, यानी उनमें मत नहीं हुआ। मत नहीं हुआ किस बात को लेकर? यानी यूनैनिमिटी नहीं थी। क्या नहीं थी? यूनैनिमिटी, यूनैनिमिटी यूनैनिमिटी नहीं थी, यानी एकता नहीं थी, एक मत नहीं था। किस बात को लेकर एक मत नहीं था? इस बात को लेकर एक मत नहीं था कि कुछ लोग चाहते थे कि भारत का नाम इंडिया हो। कुछ संविधान सभा के जो सदस्य थे वो चाहते थे भारत का नाम इंडिया हो, वहीं कुछ सदस्य चाहते थे कि भारत का नाम भारत हो, यानी हमारे देश का नाम भारत हो, और कुछ चाहते थे इंडिया हो। इस वजह से दोनों में मत नहीं बन पाया कि क्या नाम होना चाहिए, इसलिए पहले आर्टिकल में दोनों को इंक्लूड किया गया, यानी बोथ इंक्लूडेड, बोथ नेम्स इंक्लूडेड। कौन कौन से नेम इंक्लूड किए गए? इंडिया दैट इज भारत। अब आगे एक लाइन लिखी है कि शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का एक संघ होगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यहां ये क्या कहना चाह रहा है। दो चीजें समझना, यहां पर लिखो, यहां लिख लेता हूं, दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। एक, या तो ये फेडरेशन ऑफ स्टेट होता, फेडरेशन ऑफ स्टेट, जैसा आपका यूएसए में। फेडरेशन ऑफ स्टेट कहां पर है? यूएसए में, यानी राज्यों का समूह, राज्यों का समूह। दोनों में अंतर मैं बताऊंगा, राज्यों का समूह। और दूसरा है यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट जो कि हमारा देश है। हमारा ढांचा जो है संविधान का वो भले ही फेडरेशन है,
लेकिन हमारा जो देश का जो क्षेत्र है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। अब इन दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जरा सा अ, एक पेज लेना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, नीचे मैं बता देता हूं। देखो, फेडरेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का समूह का मतलब ये है कि ये जो राज्य है इनके पास पावर है कि ये कभी भी फेडरेशन यानी यूएसए से, मैं यूएसए की बात कर रहा हूं, से अलग हो सकती हैं। अलग होने की पावर है, अलग होने की शक्तियां हैं किसके पास? राज्यों के पास। यानी एक तरीके से मैं कहूं, यहां पर समझौता हुआ है किस किस के बीच में? एक तरीके का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किस किस के बीच में है? एग्रीमेंट है यूएसए और यूएसए के स्टेट के बीच में। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे देश की, हमारे देश में है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ का मतलब ये है कि इनके पास पावर नहीं है। किसके पास? राज्य के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो हमारे देश से अलग हो सके। ये पावर किसके पास नहीं है? राज्य के पास कतई नहीं है। एक तरीके से कहूं, जैसे बी आर अंबेडकर जी ने भी कहा था, बी आर अंबेडकर जी ने कहा था कि जो हमारा देश है वो इंटीग्रली इंटीग्रली होल स्टेट है। होल स्टेट यानी पूर्ण राज्य है, एक राज्य है पूरा। अब आप कहोगे ये तो 28 राज्यों में विभाजित है, 8 संघ क्षेत्रों में विभाजित है। वो विभाजन जो हुआ है वो असल में विभाजन नहीं है, वो असल में एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को इजी बनाने के लिए उसको बांटा गया है, अलग नहीं किया गया, उसको डिवाइड किया गया है ताकि प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन इजी किया जा सके। उसको विभाजित नहीं किया गया है। यानी एक तरीके से मैं कहूं, जो हमारा देश है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। इनडिस्ट्रक्टेबल, इनडिस्ट्रक्टेबल यानी विभक्त नहीं किया जा सकता। या मैं एक तरीके से कहूं, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, विद डिस्ट्रक्टिबल डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी वो राज्य जो जिनको खंडित किया जा सकता है, उन खंडित राज्यों से बना एक इनडिस्ट्रक्टेबल, विभक्त ना किया जाने वाला राज्य, विभक्त ना किया जाने वाला राज्य या राष्ट्र, जाने वाला। ठीक है, वो क्या है? हमारा देश है। इसी को हम क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट। यानी अपने आप में ये एक पूर्ण राज्य है, इंटीग्रली होल स्टेट है, इसका कोई विभाजन नहीं हो सकता है। अब यहां मैंने डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट क्यों बोला है? राज्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। जैसे कि आप जानते हो कि आंध्र प्रदेश को अलग करके दो राज्य बनाए गए, तेलंगाना बनाया गया और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में से अलग करके उत्तरांचल को अलग किया गया, जो बाद में उत्तराखंड बना। तो राज्यों को तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन देश को नहीं तोड़ा जा सकता। राज्य की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, देश की सीमा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इसलिए देश क्या है? इंडिस्ट्रक्टेबल है, और आपके राज्य क्या है? डिस्ट्रक्टेबल है। समझ में आया यहां तक? अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। दोनों का मतलब समझ आया कि क्यों हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, और इंडिया और भारत दो नाम क्यों रखे गए। तो ये थे आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 में। अब बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के अंदर आपको दिया गया है कि पार्लियामेंट में एडमिट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन, यानी संसद को अधिकार है वह नए राज्यों को भारत में शामिल करे या स्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एज इट थिंक्स फिट, या नए राज्यों को स्थापित करे। अब दो बातों को ध्यान रखना, यहां पर दो चीजों की बात हो रही है। यहां पर एक बात हो रही है एडमिट करने की। किसकी बात हो रही है? एक बात हो रही है एडमिट, यानी नए राज्यों को शामिल करना।
शामिल करने की बात की जा रही है, और एक बात की जा रही है स्टैब्लिश करने की। दोनों पावर है इसके पास, स्टैब्लिश करने की भी पावर है, यानी स्थापित स्थापित करने की भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, और शामिल करने की भी। अब दोनों में अंतर क्या है, ये वो राज्य है जो भारत से बाहर है। कहां है, भारत से बाहर है। अब एक राज्य जैसे सिक्किम था, सिक्किम राज्य भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में भारत में जोड़ा गया, यानी शामिल किया गया, यानी क्या किया गया, एडमिट किया गया। यानी वो राज्य जो पहले से एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग स्टेट, जो पहले से है, जो पहले से है, उन राज्यों को भारत में शामिल करना, उसकी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। साथ ही साथ ऐसे राज्य, ऐसे राज्यों को स्थापित करना जो कभी थे ही नहीं भारत में, भारत के बाहर भी कहीं थे ही नहीं। मैंने नाम लिया सिक्किम, एक पहले राज्य था, उसको बाद में भारत में इंक्लूड कर लिया गया। लेकिन ऐसा स्टेट जिसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जिसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, उस राज्य को भारत में स्थापित करना, इसकी भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट की। इसीलिए हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं कि एडमिट करना और स्टैब्लिश करना, और दोनों ही पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। और ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ये आर्टिकल 2 में दिया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, यानी नए राज्यों का गठन और क्षेत्रों में परिवर्तन। यहाँ परिवर्तन हो गए, पीछे छुप गया है, क्या लिखा है यहाँ, परिवर्तन। यानी अगर मैं आपको सही शब्दों में बताऊं, आर्टिकल 3 में दिया गया है इंटरनल रीएडजस्टमेंट, इंटरनल रीएडजस्टमेंट, इंटरनल रीएडजस्टमेंट, यानी आंतरिक जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे स्टेट है, एक स्टेट से तोड़कर नया स्टेट बना लिया, दो स्टेट को कंबाइन करके एक और स्टेट बना लिया गया, एक नया ही स्टेट बना लिया, बाउंड्रीज को, स्टेट की सीमाओं को ऑल्टर किया, उनके नाम को ऑल्टर किया, यानी इस टेरिटरी के अंदर ही सब हो रहा है ना, इस पूरे भारत के अंदर ही ये सब हो रहा है ना। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल रीएडजस्टमेंट, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये किस में दिया गया है, ये आपका दिया गया है आर्टिकल 3 के अंदर। किसके अंदर, अनुच्छेद 3। अब इसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पावर है कि ये जो ऑल्टरेशन करने की, किसकी, ये जो आर्टिकल 3 के अंदर ऑल्टरेशन हो रही है, वो किसके पास है, वो पावर है इनके पास। किसके पास, संसद के पास। किसके पास है ये पावर, संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। पार्लियामेंट पावर टू रीऑर्गेनाइज स्टेट, राज्य के पुनर्गठन के लिए संसद की शक्तियां। वो पावर क्या क्या है, वो पावर ये है कि ये दो स्टेट को बन मिलाकर, एक स्टेट है ये स्टेट 1, स्टेट 2, इनको मिलाकर एक नया स्टेट बना ले। मैं कह दूं स्टेट ए, नया स्टेट बना लिया, या फिर एक स्टेट को तोड़कर दो नए राज्य बना दे। ये शक्ति किसके पास है, ये शक्ति पार्लियामेंट के पास है। साथ ही साथ ये जो सीमा है, मैं कहूं बाउंड्री ऑफ स्टेट, बाउंड्री ऑफ स्टेट, यानी राज्य की सीमा, राज्य की सीमा को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे। क्या कर दे, राज्य सीमा को बढ़ाकर, मान लो आज 400 किलोमीटर की कोई सीमा है, स्क्वायर किलोमीटर की कोई सीमा है किसी राज्य की, उसको बढ़ा दिया 500 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया। तो ये भी पावर किसके पास है, ये भी पावर संसद के पास है। या फिर इसी बाउंड्री को डिमिनिश कर दे, डिमिनिश यानी कम करने की पावर, कम करने की शक्ति, वो भी किसके पास है, वो भी पार्लियामेंट के पास है। साथ ही साथ ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट, यहां मैं स्टेट की बात कर रहा हूं,
या देश की बात नहीं कर रहा हूं, ये स्टेट की ही बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हैं। यानी देश की सीमा में बदलाव, सीमा सॉरी देश मैंने लिख दिया, देश नहीं होगा, राज्य की सीमा में बदलाव। किसमें? अरे रुको 1 मिनट, इरेजर। की सीमा में बदलाव, राज्य की सीमा में बदलाव, राज्य की सीमा में बदलाव। ये कौन कर सकता है? ये भी कर सकता है संसद। या नाम बदलना हुआ, नेम चेंज, यानी नाम में बदलाव, ये भी कौन कर सकता है? ये भी संसद कर सकता है। ये शक्ति भी किसके पास है? ये शक्ति भी संसद के पास है। अच्छा, मैं बात करूं इसके लिए क्या प्रावधान है। सबसे पहली चीज, यहां पर दो शर्तें हैं, दो शर्तें हैं ये सारी चीजें करने के लिए। चाहे नया स्टेट बनाना है, बाउंड्री में चेंज बढ़ानी है, घटानी, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्री है, नेम चेंज है, इसकी दो कंडीशन है। कितनी? दो शर्तें हैं। वो दो शर्तें क्या क्या हैं? वो दो शर्तें ये हैं कि जब भी हम किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज में ऑल्टरेशन करेंगे तो हमें प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। किसकी? प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंस, यानी राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। किसकी? राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। किससे पहले? अगर हमको ये चेंजेस करने हैं स्टेट के अंदर। अब रिकमेंडेशन, अपना रिकमेंडेशन देने से पहले, अपनी सहमति देने से पहले भारत का प्रेसिडेंट क्या करेगा? रेफर करेगा। क्या करेगा? रेफर करेगा। ये जो भी अधिनियम लाने वाले हैं या कानून लाने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, उसके लिए उस स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करेगा। किसको रेफर करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य, राज्य विधायिका, विधायिका को बताया जाएगा कि ये उस, मैं उस राज्य विधायिका की बात कर रहा हूं जिस राज्य में ये बदलाव होने हैं। उनको क्या किया जाएगा? उनको नोटिफाई किया जाएगा, नोटिफिकेशन दी जाएगी, उनको रेफर किया जाएगा। लेकिन इनकी कुछ भी अगर शर्त है, कोई भी मांग है, डिनाई करते हैं या अलाउ करते हैं, वो कोई भी शर्त राष्ट्रपति के ऊपर बाउंड नहीं करती है। क्या नहीं करती? कोई भी, मैं कहूं जो इनका फैसला है वो राष्ट्रपति के ऊपर बाउंडेड नहीं है। समझ गए आप? क्या शर्तें हैं? प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए राष्ट्रपति की, और संसद ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति चाहती है, और राष्ट्रपति रिकमेंडेशन देने से पहले स्टेट लेजिस्लेचर के सामने ये जो भी प्रावधान है वो रखता है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का कोई शक्ति नहीं है, वो कोई भी अगर सलाह देती है वो राष्ट्रपति पे बाउंड नहीं करती है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या था? आर्टिकल 2 में ये था कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकती है, एडमिट कर सकती है नए स्टेट को या एस्टेब्लिश कर सकती है बाहर से किसी भी राज्य को। और आर्टिकल 3 में क्या था? इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकती है, वो भी पावर पार्लियामेंट के पास है। तो इन दोनों आर्टिकल के तहत कोई भी कानून बनता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी बदलाव होता है, नाम बदले, बाउंड्री बदले, नए स्टेट जुड़े, नए स्टेट घटे, नए स्टेट का विखंडन हो, नए स्टेट का खंडन हो, इन सब में, इन सब के तहत कोई भी बनाए गए कानून को कानून संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये किसमें दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 4 के अंदर। अच्छा, अब एक कहानी सुनिएगा। अब एक कहानी ये है,
मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पार्लियामेंट अगर किसी राज्य की सीमा में बदलाव करे या उस राज्य को खत्म कर दे, जैसे आप जानते हैं ना, उसके पास पावर है, एक राज्य को खत्म करके दो राज्य बना सकती है, उसका उसके पास पावर है। क्या वो उस राज्य की सीमाओं को कम करके इस राज्य को किसी दूसरे देश या फॉरेन कंट्री को दे सकता है क्या? फॉरेन स्टेट यानी बाहरी राज्य, बाहरी देश या बाहरी राष्ट्र को दे सकता है क्या? ये पावर है क्या पार्लियामेंट के पास? ये पावर संसद के पास है क्या? ऐसा केस हुआ था 1960 में। 1960 में क्या हुआ था मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन इसके बाद केशवानंद भारती केस आया था और इसके बाद और भी केस आए थे, उनसे जुड़े काफी सारी चीजें हुई थी, संशोधन हुए थे, तब बहुत सारी चीजें समझ में आई थी। तो उन सबको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। एक केस हुआ था नेहरू नून एग्रीमेंट। क्या हुआ था? नेहरू नून समझौता 1958 में। ये बात समझने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज, ये पूरी स्टोरी आपको समझनी होगी। ये ये है नून और ये हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे। ये उस समय के प्रधानमंत्री थे कौन? ये थे नून। और उस समय के हमारे प्रधानमंत्री कौन है? ये नेहरू जी। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। किसके? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। इनके बीच में एक समझौता हुआ। ये समझौता हुआ कि जो कुछ क्षेत्र बंगाल का, कुछ क्षेत्र बंगाल का, ये मैं कह लूं बंगाल है, और यहां से सटा हुआ ईस्ट पाकिस्तान है। क्या है? ईस्ट पाकिस्तान। उस समय बांग्लादेश नहीं था ये 1958 में, उस समय ये ईस्ट पाकिस्तान था। तो बंगाल के कुछ क्षेत्र को, उसमें एक क्षेत्र था बेरूबारी। बेरूबारी, बेरूबारी, इसे हम हिंदी में लिखते हैं बेरूबाड़ी, बेरूबाड़ी। तो ये समझौता हुआ कि इस बेरूबारी क्षेत्र को किसको दे दिया जाएगा? इस बेरूबारी क्षेत्र को दे दिया जाएगा ईस्ट पाकिस्तान को। ऐसा समझौता हुआ और बिना किसी संशोधन के। क्यों बिना किसी संशोधन के ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि ये चीज होनी थी आर्टिकल 3 के तहत। ऐसा माना जा रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री आर्टिकल 3 के तहत बेरूबारी क्षेत्र और बंगाल के बाकी और भी क्षेत्रों को किसको देंगे? ईस्ट पाकिस्तान को देंगे, आर्टिकल 3 में चेंजेस करने के तहत या नए कानून लाने के तहत। लेकिन उस समय बंगाल के 1960 के दौरान एक केस हो गया जिसे बेरूबारी केस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरूबारी केस। यानी बंगाल की जो गवर्नमेंट थी या बंगाल की जो सरकार थी वो पहुंच गई कोर्ट, और इसमें केस हुआ बेरूबारी केस जो हुआ 1960 के अंदर। इस केस में क्या हुआ? उन्होंने कोर्ट के सामने ये बात रखी, क्या ऐसा हो सकता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब ये आया कि संसद संसद के पास राज्य राज्य देने की शक्ति नहीं है। किसी अन्य राष्ट्र को राज्य देने की शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? राज्य देने की शक्ति नहीं है। ये ऐसा तभी कर सकती है संसद या भारत सरकार जब संशोधन किया जाए। क्या? संशोधन के तहत ही ऐसा हो सकता है। तहत ही हो सकता है, हो सकता है। यानी संशोधन करेंगे तभी ये पॉसिबल है। तो उसके बाद संशोधन हुआ था। इसके बाद संशोधन 9वां अमेंडमेंट हुआ। कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। और ये कब हुआ? 1960 में हुआ। इस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 3 में कुछ चेंजेस किए गए और जिसके बाद ये जो क्षेत्र है ये किसको दे दिया गया था? ये ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया गया था। ये पूरी कहानी किसकी थी? ये पूरी कहानी थी नेहरू नून एग्रीमेंट। यानी आप, क्या समझ में आया कि आप किसी राज्य को, फॉरेन स्टेट को नहीं दे सकते आर्टिकल 2 और 3 के तहत। आपको ये कब करना होगा? ये आपको करना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, जब आप संशोधन करेंगे। किसके तहत करना पड़ेगा? संशोधन के तहत ही ये पॉसिबल है कि आप किसी राज्य को
या बाउंड्री में कोई डिस्प्यूट हो राज्य क्षेत्र में, वो आप तब ऐसा कर सकते हैं। किसी देश को अगर अपना क्षेत्र देना है तो वो संशोधन के तहत दिया जाएगा और स्पेशल मेजोरिटी के तहत, ना कि सिंपल मेजोरिटी। यानी आर्टिकल 368 इन्वॉल्व होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इसके तहत अभी रिसेंट में बांग्लादेश लैंड स्वैप भी हुआ था। बांग्लादेश लैंड स्वैप हुआ था। इस बांग्लादेश लैंड स्वैप के अंदर क्या हुआ था? ये हुआ था, वैसे इसमें भी संशोधन हुआ था। 100वां संशोधन हुआ था। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में। इसके तहत बांग्लादेश ने, बांग्लादेश, किसने? बांग्लादेश ने भारत को, बांग्लादेश ने भारत को कितने एन्क्लेव्स दिए? 51 एन्क्लेव दिए। कितने दिए? 51 एन्क्लेव भारत को दिए। और भारत में ये ऐड हुए सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी से जब भारत में कोई नया क्षेत्र जुड़ेगा, वो सिंपल अपना आर्टिकल 2 के तहत ही जुड़ सकता है, तो उसमें कोई भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यानी सिंपल मेजोरिटी से भारत में एक नया राज्य जुड़ गए, नए एन्क्लेव जुड़ गए, जो कि 51 थे। लेकिन भारत ने बांग्लादेश को कितने एन्क्लेव दिए थे? तो 111। इन्हें अतः क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अतः क्षेत्र। अतः क्षेत्र, एन्क्लेव्स। एन्क्लेव्स तो कितने एन्क्लेव्स दिए थे? तो इन्होंने 111 दिए थे भारत ने। और ये किससे दिए थे? ये दिए गए थे स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी से संशोधन किया था उसके तहत। ये जो संशोधन हुआ है, यहाँ पर ये संशोधन हुआ है 100वां, ये किसकी वजह से? क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र दिए, लिए इस वजह से संशोधन नहीं हुआ, दिए। और कितने दिए थे? 111 दिए थे। किससे? स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से। यहां तक बात समझ में आ गई। ये था बांग्लादेश लैंड स्वैप, और ये किसके तहत हुआ था? 100वें अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत। यहाँ पर आपको सिंपली समझ में आ गया, जब भी कोई देश को कोई क्षेत्र देना है, तब क्या किया जाएगा? संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 2-3 के तहत आप किसी क्षेत्र को दे देंगे, लेकिन लेना है तो कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यहां तक आप समझ में आ गए। ये थे आर्टिकल 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूटीज, यानी राज्य और संघीय क्षेत्र का विकास। यहां पर आप देख सकते हो, इनिशियली, शुरुआत में, इनिशियली जब भारत आजाद हुआ था, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया था? यहां पर आप देख सकते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ये जो है, ये रेड कलर के हैं, ये सारे पार्ट ए है। ये जो येलो कलर के हैं, ये पार्ट बी है। ये जो रेड कलर के हैं, ये राज्यपाल वाले क्षेत्र हैं। गवर्नर का जो क्षेत्र था, राज्यपाल की जो क्षेत्र थे, राज्यपाल की जो टेरिटरी थी, वो रेड कलर में है। और जहां पर प्रिंसली स्टेट की विधायिका थी, वो पार्ट बी में रखी गई थी, वो येलो कलर से है। प्रिंसली स्टेट के जो लेजिस्लेचर है, जो वर्क करता था, वो पार्ट बी में। पार्ट सी में हाई कमीशन वाला क्षेत्र हो गया। हाई कमीशन यानी मुख्य आयोग वाला क्षेत्र। मुख्य आयोग के जो क्षेत्र थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान, ये वाले क्षेत्र। बलूचिस्तान तो रहा नहीं था। और आपका डी, पार्ट डी में रखा गया था अंडमान एंड निकोबार, ब्लू वाला, ये वाला क्षेत्र। ये किस में है? ये आपका पार्ट डी में था। यानी कितने भागों में विभाजित किया गया था भारत के राज्यों को? पार्ट ए, पार्ट भाग बी, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। कितने भाग में? पार्ट ए, बी, सी, डी। पार्ट ए में कितने राज्य थे? पार्ट ए में 9 राज्य थे। पार्ट बी में कितने थे? पार्ट बी में भी 9 राज्य थे। पार्ट सी में 10 राज्य थे। और पार्ट डी में केवल इकलौता एक ही राज्य था, या एक ही यूटी था। वो कौन सा था? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, ये पार्ट डी के अंदर था। लेकिन बाद में कुछ रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, पूर्ण गठन हुआ। उसके बाद 14 राज्य हुए। 14 राज्य हुए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। और अभी
वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान के अंदर हमारे टोटल 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितनी? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूटीज। अब ऐसा क्यों हुआ? यहां पर इनको ये पार्ट से हटाकर, ये पार्ट ए बी सी डी को खत्म करके यहां पर इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको बता देता हूं। इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि साउथ इंडिया से एक आवाज उठी और वो आवाज ये थी कि हमें भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर एक अलग राज्य चाहिए। भाषा के आधार पर राज्य की मांग उठी कहां से? साउथ इंडिया से। अब इस मांग को लेकर आयोग बनाए गए, कमीशन बनाए गए, यानी कमीशन रिलेटेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग बनाए गए। उनमें से सबसे पहला आयोग बनाया गया धर कमीशन, जो कि बनाया गया 1948 में। 1948 में कौन सा आयोग बनाया गया? धर कमीशन। इसे धर कमीशन या धर आयोग इसलिए कहा गया, धर आयोग इसलिए कहा गया क्योंकि इस कमीशन के हेड थे एस के धर। ये कौन है? ये है एस के धर, इसलिए इसे धर कमीशन कहा गया। इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की दिसंबर, कब? दिसंबर 1948 में। और इनकी रिपोर्ट के अनुसार भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए। किसने कहा? ये कहा धर कमीशन ने। उसी साल 1948 में एक और कमीशन बना था, वो था जेवीपी कमीशन। कौन सा आयोग? जेवीपी। जे से हम कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया लिख लेता हूं, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया? कमीशन बनाया और उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। और वो रिपोर्ट कब आई? अप्रैल 1949 में आई। और इस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने ऑफिशियली ऑफिशियली डिक्लाइन किया, ऑफिशियली डिक्लाइन किया किस मांग को? भाषा के आधार पर, यानी औपचारिक रूप से मना कर दिया गया, औपचारिक रूप से इनकार कर दिया। किसके लिए? भाषा के आधार पर क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर। अब एक चीज हुई, एक प्रॉब्लम हुई, वो क्या हुई मैं बता देता हूं। ये फिर तीसरा कमीशन बना था। ये जो फोटो देख रहे हो ये तीसरा कमीशन है। ये 1953 में बना था और ये दिसंबर 1953 में बना था। और ये है आपका फजल अली कमीशन। कौन सा? फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन। फजल, कलर चेंज कर लेता हूं। फजल, ऊपर कलर येलो, दोबारा से लिखता हूं इसको। कौन सा कमीशन था? फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1953 में। ये क्यों बनाया गया था 1953 में? इसके पीछे की मैं कहानी आपको बता देता हूं। एक व्यक्ति थे कांग्रेस के, बहुत बड़े नेता थे, मतलब काफी सक्रिय नेता थे, जिनका नाम था श्री रामालू, पोट्टी श्री रामालू, पोट्टी श्री रामालू, पोट्टी श्री रामालू, श्री रामालू। हिंदी में भी लिख देता हूं, पोट्टी श्री रामालू, रामुलू। ठीक है।
ये व्यक्ति इन्होंने मांग की कि हमें भाषा के आधार पर नया क्षेत्र चाहिए, नया राज्य चाहिए। उस मांग के लिए ये किस पर बैठ गए? अनशन पे बैठ गए। और अनशन पे बैठने के 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद ऐसी कंडीशन बन गई कि अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर मद्रास से निकलकर, मद्रास से अलग करके तेलुगु स्पीकिंग पीपल को, तेलुगु स्पीकिंग पीपल को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया और वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा था वो? आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया? 1953 में। कब? 1953 में। आंध्र प्रदेश बनाने के बाद, अब जब आंध्र प्रदेश बन गया तो और भी राज्यों से आवाज उठी। इसी के तहत दिसंबर में फजल अली कमीशन बना था। कब बना था? दिसंबर 1953 में फजल अली कमीशन बना। कौन सा? फजल अली कमीशन बना। इसमें आपके के एम पनीकर जी थे। के एम पनीकर 3 मेंबर थे। के एम पनीकर थे, एच एन कुंजरू थे, एच एन कुंजरू थे, ये पूछा जाता है इसलिए लिख रहा हूं। कुंजरू जी थे, कुंजरू, पनीकर जी थे, पनीकर, और तीसरे थे फजल अली। तीसरे कौन थे? फजल अली। फजल अली। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इस कमीशन को कहा जाता है फजल अली कमीशन या पहला स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 1955 में। कब पेश की? अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने मान लिया कि भाषा के आधार पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसको मान्यता इन्होंने दे दी। लेकिन एक भाषा एक राज्य, इस मांग को इन्होंने सिरे से नकार दिया। एक भाषा एक राज्य की मांग को इन्होंने नकार दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा, इनका ऐसा मानना था कि इससे डिस्क्रिमिनेशन होगी, यानी भेदभाव फैलेगा। इस वजह से इस वाली मांग को इन्होंने नकार दिया। इसके बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी राज्य पुनर्गठन एक्ट आया। और ये कब आया? ये आया 1956 में। इसीलिए इसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 कहा जाता है, जिसके तहत पार्ट ए, बी, सी, डी इनको खत्म करके 14 राज्यों, 14 स्टेट और 6 यूटीज में भारत को विभाजित किया गया। समझ में आया आपको? क्या किया गया? 14 राज्यों में डिवाइड किया गया और 6 यूनियन टेरिटरीज में, यानी संघीय क्षेत्र। बाकी इसके बाद 1960 के अंदर 1960 के अंदर आपके भाषा के आधार पर ही महाराष्ट्र एंड गुजरात अलग हो गए। कौन कौन अलग हो गए? महाराष्ट्र गुजरात अलग हो गए। 1966 में आपका पंजाब हरियाणा अलग हो गए। पंजाब एंड हरियाणा अलग हो गए। इसके बाद आपका 2000 में आपका उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना। इसमें पहले इसका नाम उत्तरांचल था। क्या नाम था इसका? उत्तरांचल। और इसका बाद में क्या नाम हो गया? बाद में इसका नाम हो गया उत्तराखंड। क्या नाम हो गया? उत्तराखंड। ठीक है। और आपका 2014 में तेलंगाना बना था। 2014 में क्या बना था? तेलंगाना बना था। तो ये सब अलग अलग राज्य बने। ये शुरुआत में भाषा के आधार पर अलग हुए थे। तो इस तरीके से आज, अभी, भविष्य में, यानी वर्तमान में, सॉरी भविष्य कह रहा हूं, वर्तमान में कितने राज्य हैं? टोटल 28 राज्य हैं। और कितने? 8 संघ क्षेत्र हैं, यानी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यहां पर आज की क्लास होती है खत्म।
तो आज हमने क्या-क्या पढ़ा? वापस ले जाते हैं हम आपको पहली स्लाइड पर। आज हमने पढ़ा कि पार्ट कितने हैं, संविधान के 22 भाग हैं, इम्पोर्टेंट भाग के बारे में बताया हमने। फिर हमने अनुसूचियां पढ़ी, टोटल 12 अनुसूचियां थी, क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताया, ट्रिक बताया, टीयर्स ऑफ फोर्ड पीएम से हम याद रख सकते हैं। फिर हमने यूनियन एंड टेरिटरीज पढ़ी, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा पहले आर्टिकल के बारे में। पहले आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा पेन है, चलो छोड़ो। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल 1 पढ़ा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इसके बारे में हमने बताया कि भारत कैसे, इसके दो नाम रखे गए क्योंकि मत नहीं था संविधान सभा। फिर यूनियन ऑफ स्टेट एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट के बीच अंतर बताया। साथ ही हमने आर्टिकल 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, आर्टिकल 4 पढ़ा। आर्टिकल 4 में हमने बताया कि अगर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत कोई भी कानून बनता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका फायदा उठाते हुए एक चीज हुई थी कि एक नून और नेहरू एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें बेरूबारी जो जगह है बंगाल की, वो ईस्ट पाकिस्तान को दी जा रही थी। लेकिन उसको लेकर बंगाल कहाँ चला गया? बंगाल कोर्ट चला गया। बेरूबारी केस हुआ 1960 में। फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 के तहत आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आपको संशोधन के तहत आप ऐसा कर सकते हैं। तो संशोधन हुआ, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1960 में, जिसके तहत आर्टिकल 3 में संशोधन हुआ और बेरूबारी को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। बांग्लादेश स्वैप एग्रीमेंट, बांग्लादेश लैंड स्वैप एग्रीमेंट हुआ, 100वें संशोधन के तहत हुआ। 51 एन्क्लेव भारत को दिए गए बांग्लादेश के द्वारा, और भारत ने 111 एन्क्लेव दिए। 51 जो आए थे वो सिंपल मेजोरिटी से, यानी आर्टिकल 2 के तहत सम्मिलित कर लिया भारत में। लेकिन भारत ने जब दिया तो वो स्पेशल मेजोरिटी से, यानी संशोधन के थ्रू दिया गया, ठीक है, जो कि 100वां संशोधन हुआ। इसके बाद हमने पढ़ा कि स्टेट एंड यूटीज का इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले पार्ट में डिवाइडेड था, फिर 14 राज्य, 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। उसके बाद में वर्तमान में क्या स्थिति है वो बताई हमने। कमीशन कौन कौन से भाषा के आधार पर, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उसके बाद क्षेत्र को रीएडजस्टमेंट किया गया था, उसके बारे में बताया मैंने कि कैसे कैसे पुनर्गठन की मांग उठी भाषा के आधार पर, और कैसे कैसे उसको 2 कमीशन के द्वारा नकार दिया गया, लेकिन बाद में फजल अली कमीशन द्वारा एक्सेप्ट किया गया। लेकिन एक भाषा एक राज्य मांग को ठुकरा दिया गया, और बाद में 14 स्टेट और 6 यूटीज बने, और वर्तमान में 28 राज्य और 8 आपके संघीय क्षेत्र हैं। यहाँ पर आज की कहानी होती है समाप्त। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के साथ आगे मिलते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है सिटीजनशिप। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।